नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को भारत में शौर्य के प्रतीक, समरसता के प्रतीक महाराणा प्रताप जी की जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। महाराणा प्रताप का जो चरित्र था वह चरित्र अभी तक भारतीय इतिहास में देखने को नहीं मिलता। इसलिए महाराणा प्रताप एक अलग से प्रतीक। यह अलग विषय है कि इस देश के अंदर जो राज सत्ता रही उस राज सत्ता ने महाराणा प्रताप के स्थान पर उनके शत्रु अकबर को महान बता करके और हमारे महापुरुषों का अपमान किया, कलंकित किया। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है। वैसे तो आंग्ल कैलेंडर के हिसाब से 9 मई 1540 ईस्वी में उनका जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह जी था और माता का नाम रानी जीवत कुंवरी था। मेवाड़ पर इन्होंने 1568 से लेकर 1597 ईस्वी तक 29 वर्षों तक शासन किया और इनके पिता महाराणा उदय सिंह जी थे और महाराणा प्रताप के बाद राणा अमर सिंह उस राज्य के उत्तराधिकारी बने। यह बात हम सभी को जाननी चाहिए कि महाराणा प्रताप की जयंती जो भारतीय कैलेंडर है, विक्रमी संवत है, उसके अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। महाराणा प्रताप इतने बलशाली थे कि वह एक ही झटके में तलवार के एक वार से दुश्मन के सैनिक और उसके घोड़े का सिर धड़ से अलग कर देते थे। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि हमें इस बात को जानना चाहिए कि हमारे पूर्वज कैसे थे। महाराणा प्रताप के भाले का वजन 80 किलोग्राम था। उनके कवच जो वह पहनते थे उस कवच का वजन भी 80 किलोग्राम था। इस प्रकार से कवच, भाला, ढाल, हाथ में तलवार कुल मिलाते जाए तो लगभग 2 क्विंटल 200 किलो शरीर पर धारण करके हमारे पूर्वज लड़ाइयाँ लड़ते थे। ये सारे जो उनके कवच हैं, उनका भाला है, उनके तलवार है, या मैं केवल ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आप अगर उदयपुर के राजघराने का संग्रहालय देखने जाएंगे तो वहाँ ये चीज़ें सुरक्षित है। ये जो लल्लू पल्लू कंगू जो लोग हैं वो तरह तरह की बातें करते हैं। अभी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा तो कहेगा कि 2 क्विंटल तो कोई सिर पर नहीं उठा सकता, तो वो शरीर पर पहन के कैसे करते थे। ये अतिशयोक्ति है। तो ऐसी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उदयपुर के राजघराने में महाराणा प्रताप की ये सारी वस्तुएं रखी हुई हैं। हम बात करते हैं जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसने कुंवर प्रताप जी को महाराणा प्रताप बना दिया। उनका वास्तविक नाम कुंवर प्रताप ही था। तो महाराणा ने जो उस समय अकबर बादशाह था,
दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ जो अकबर बादशाह था, उसके और महाराणा के बीच जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ उसकी तह में जाएंगे तो सच्ची बात पूछिए तो यह स्वाभिमान की लड़ाई थी। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि राज्य के लिए यह युद्ध हुआ। ऐसा नहीं है, केवल राज्य के लिए यह युद्ध नहीं था, या यह कहा जाए कि यह राज्य के लिए युद्ध, सत्ता के राज्य सत्ता के लिए युद्ध था, ऐसा नहीं था। यह भारत के स्वाभिमान और विदेशी आक्रांता जो भारत में बादशाह बन के बैठे थे उनके बीच का युद्ध था। अकबर ने अपने बादशाह अकबर ने अपने दरबार में कहा था कि अगर राणा प्रताप हमारे सामने आकर के झुककर कोर्निश कर लेते हैं तो हम उन्हें हिंदुस्तान का आधा, जो उसके अधीन राज्य थे, आधा हिंदुस्तान का राज्य उनको देने के लिए तैयार हैं। ये अलग है कि वो हमारे अधीन राजा होंगे, लेकिन उस अधीनता को, उस साम्राज्य को महाराणा ने स्वीकार नहीं किया। यह बात स्मरण रहनी चाहिए कि अगर सत्ता के लिए यह संघर्ष हुआ होता तो महाराणा प्रताप को अकबर के दरबार में केवल सलामी ठोकने पर आधे हिंदुस्तान का साम्राज्य मिल रहा था, जिसे महाराणा प्रताप ने ठुकरा दिया। हो रही है इस विषय पर अब चर्चा हो रही है, ये बातें निकल कर सामने आ रही है। हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ की ओर से 20,000 सैनिक लड़े थे और अकबर की ओर से 85,000 सैनिकों ने युद्ध में भाग लिया था। ये इतिहास की बातें हैं, इसको यहीं छोड़ते हैं। हम आपसे जो बताना चाहते, जो कहना चाहते हैं, महाराणा प्रताप के उस विराट व्यक्तित्व के बारे में जो आपको बताना चाहते हैं। आप सोचिए कि ये 15वीं सदी की घटना है और आज भारत 21वीं सदी में है, लेकिन मातृभूमि के लिए और अपने महाराणा के लिए जिन लोगों ने अपने परिवार को आज तक बंजारा बना दिया, उन लोगों को आप देखते हैं, लेकिन नहीं जानकारी होने के कारण आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। आपने देखा होगा कि गांव में सड़कों के किनारे, गांव देहात में कुछ लोग आते हैं जो लोहे के औजार सड़कों के किनारे डेरा डाल करके और बनाते हैं। यह जो लोग हैं इनको गढ़िया लुहार कहा जाता है। शायद आप नहीं जानते होंगे कि ये वही गढ़िया लुहार हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप के लिए, जब महाराणा प्रताप ने यह संकल्प किया कि जब तक मेवाड़ को मुगलों से मुक्त नहीं करा लूँगा तब तक राजमहल में नहीं जाऊँगा, उसी प्रकार से यह इस महाराणा के परिवार के लिए हथियार बनाने वाले लोग हैं। ये लुहार लोग जो आज भी बंजारा बन के घूम रहे हैं, इनके पूर्वजों ने भी संकल्प लिया था कि महाराणा, हम आपके साथ जंगल के अंदर रहेंगे, बंजारे की तरह से जिएंगे, लेकिन आपके सैनिकों के लिए हथियारों की कमी नहीं होने देंगे।
रात दिन स्त्री पुरुष मिलकर के और बिना किसी स्वार्थ के मातृभूमि के लिए, महाराणा प्रताप की सेना के लिए ये हथियार बनाते रहे। आज के बाद जब आपको ये दिखे तो सम्मान से अवश्य आप उनको प्रणाम करेंगे कि ये वो महाराणा के सेना के वह सैनिक हैं जो सेना के लिए हथियार की सप्लाई करते थे और आज भी उस मातृभूमि पे अपने पूर्वजों के लिए गए संकल्प के लिए बंजारे के रूप में गांव-गांव घूम रहे हैं। पूरे भारत में ये घूमते हैं। अपने महाराणा, जब इनके महाराणा मेवाड़ के राजमहल में नहीं गए तो इन्होंने भी अपने घर का रुख नहीं किया था। मैं नमन करता हूं ऐसे लोगों को। हल्दी घाटी के युद्ध में 300 साल के बाद वहां जो जमीनों के अंदर तलवारें पाई गई वो 1985 में मिली थी। ये महाराणा प्रताप को भाला तलवार चलाने की विद्या शिक्षा श्री जयमल मेड़तिया जी ने दी थी। ये भी केवल शिक्षा नहीं दिए थे, 8,000 राजपूत वीरों को लेकर के और 60,000 मुगल सेना के साथ लड़े भी थे। उस युद्ध में 48,000 राजपूत वीर मारे गए थे। क्षमा चाहता हूं, इस युद्ध में 8,000 राजपूत और 40,000 मुगल सैनिक मारे गए थे। आप सोचिए कि 8,000 लोग 60,000 मुगल सेना के साथ लड़े, वीरगति को प्राप्त किए वो 8,000, लेकिन 40,000 मुगल सैनिकों को काटने के बाद उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया था। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब महाराणा का देहांत हुआ तो अकबर भी रो पड़ा था। ये मैं नहीं जानता कि किस कारण से, यह भी संभव है कि अकबर को महान बताने वाले इतिहासकारों ने इस बात को लिखा हो। मैं महाराणा प्रताप के उस समरसता की बात आप सबको विशेष रूप से बताना चाहता हूं। बहुत कम लोगों को जानकारी है कि आदिवासी भील समाज के लोग, इन लोगों ने भी हल्दी घाटी के युद्ध से लेकर के और जब महाराणा प्रताप जंगल के अंदर रहते थे उस पूरे समय में आदिवासी वीरों ने अपने तीर धनुष के साथ महाराणा की सेवा की। महाराणा प्रताप को यह भील समाज, आदिवासी समाज जो जंगलों के अंदर रहता है, वह समाज महाराणा प्रताप को अपना बेटा मानता था और महाराणा बिना किसी भेदभाव के उनके साथ रहते थे। अगर आज भी आप मेवाड़ के राज्य चिन्ह की तरफ देखेंगे, उसको ध्यान से देखेंगे तो एक तरफ राजपूत हैं तो दूसरी तरफ भील है। महाराणा ने भेदभाव नहीं किया। उन भीलों को भी सम्मान दिया। उनके चित्र महाराणा के राज्य चिन्ह पर आज भी देखे जा सकते हैं। ये तो मनुष्यों की बात हुई। हम सभी ने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की बहुत सारी कहानियां सुनी।
मैं बहुत सारी कहानियों की बात नहीं करूँगा। चेतक तो चेतक था, और मुझे लगता है जितनी प्रसिद्धि महाराणा प्रताप को है उससे कम उनके स्वामी भक्त महावीर चेतक की कम नहीं है। हम सभी जानते हैं कि एक पैर टूटा होने के बाद भी 26 फीट चौड़ी दरिया को अपने राणा को पार कराने का काम चेतक ने ही किया था। चेतक की जहाँ मृत्यु हुई थी वहाँ वह चेतक का मंदिर बना हुआ है। कभी जाना आप तो जरूर जाइएगा। महाराणा का यह घोड़ा चेतक बहुत ताकतवर था, और अगर आपने चित्रों में देखा होगा तो उसके सिर पर आगे हाथी का मुकुट लगाया जाता था। वह कवच भी था, जिससे लोग भ्रमित होते थे कि यह हाथी है या घोड़ा है, इसलिए उसकी हाथी की सूंड लगाई जाती थी। वह जो कवच बना था माथे पर, उस समय तीर धनुष से, भाले से, तलवार से युद्ध होता था, तो जितना सैनिक के लिए आवश्यक होता था कवच, उतना ही जो भी जिस पर वह सवारी करते थे उसके लिए भी कवच आवश्यक होता था। महाराणा प्रताप के पास चेतक का एक और साथी था जिसे हेतक। ये दोनों घोड़े बहुत प्रिय थे। यह अलग बात है कि चेतक के जोड़ीदार हेतक का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। यद्यपि अपनी मृत्यु से पहले महाराणा प्रताप ने अपने मेवाड़ का लगभग 80% मेवाड़ पुनः जीत लिया था, लेकिन वह कभी अपने महलों को नहीं लौटे। राजसी वैभव छोड़कर वह 20 साल मेवाड़ के जंगलों में घूमे, क्योंकि हम सभी जानते हैं, जैसे अभी मैंने गढ़िया लुहारों की बात बताई, भीलों की बात बताई, ये वह प्रेम था, प्यार था। यह भारतीय समाज ने अपनी मातृभूमि के लिए जो संकल्प किया था, उस संकल्प के संपूर्ण सिद्धि के होने तक का संकल्प था। मैं एक और पशु की बात आपको, उसके बलिदान की बात बताना चाहता हूँ। महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था जिसका नाम राम प्रसाद था। महाराणा उसे बड़े प्रेम प्यार से रखते थे। जब ये कहानियाँ मुगल सेनापतियों के माध्यम से अकबर के दरबार तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि महाराणा को तो पकड़ नहीं सकते, उसके हाथी को ही पकड़ ले आओ। इतिहास में इस बात का उल्लेख है कि महाराणा के उस हाथी राम प्रसाद को पकड़ने के लिए 7 हाथियों का एक चक्रुह व्यूह बनाया गया, उस पर 14 महारथों को बैठाया गया। तब कहीं जा कर के महाराणा का हाथी राम प्रसाद अकबर के सेना के हाथ आया। उस राम प्रसाद को अकबर के सामने पेश किया गया तो अकबर ने कहा कि आज से इसका नाम पीर प्रसाद होगा। जैसे राम हमारे यहाँ भगवान है, वैसे उसने भी अपने पीर के नाम पर राम प्रसाद का नाम पीर प्रसाद रख दिया। अकबर ने कहा कि इस पीर हाथी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, इसे बढ़िया भोजन कराया जाए, जल पिलाया जाए, सम्मान से रखा जाए। एक अलग शाही तरीके से राम प्रसाद को रखा गया। उसका सबसे प्रिय भोजन गन्ना परोसा गया, पानी परोसा गया। लेकिन महाराणा
का स्वामी भक्त यह हाथी 18 दिनों तक जीवित रहा और उसने मुगलों का एक बूंद पानी नहीं पिया। जो भी व्यंजन उसको परोसे गए, चाहे केला हो, गन्ना हो, उसने उसको हाथ तक नहीं लगाया। और राम प्रसाद को पीर प्रसाद बनना स्वीकार नहीं हुआ। अंत में महाराणा प्रताप का यह हाथी भी बलिदान हुआ। हम सभी को पता है कि 29 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप का देहांत हो गया। लेकिन ये कहानियाँ आज के समाज को जाननी चाहिए, विशेष रूप से उन लोगों को जाननी चाहिए जो अपने को क्षत्रिय कहते हैं। किस प्रकार का समर्पण था प्रजा का, जिन्हें हम प्रजा समझते, जिनको मुगलों ने रियाया कह दिया। हम किस प्रकार से समाज में समरस होकर के रहे और किस प्रकार से समाज, ये तो मैंने केवल भील और लुहार दो वर्गों की बात आपको बताई। इसकी तह में जाने पर आपको अनेक ऐसी कहानियां मिलेंगी कि पूरा का पूरा समाज एक अपने महाराणा के साथ किस प्रकार से अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया। महाराणा प्रताप के भामाशाह, उनको धन उपलब्ध करने वाले भामाशाह की भी कहानी हम सब जानते हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व जो उनके पुरखों से लेकर के उनकी तक कमाई थी, उन्होंने सब महाराणा प्रताप को समर्पित कर दिया। जब हम कहते हैं कि हम महाराणा प्रताप की संतान हैं, वो हमारे पूर्वज थे, तो यह चरित्र भी हमारे अंदर आना चाहिए। मुझे लगता है कि महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर आप सभी को हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलेंगे।